जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पीछे अब तक हम जितना काम किया है वो था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का नाम भी देते हैं, इज अ सीक्वेंस फिक्स्ड इन विच ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट आर। देखिए, अगर आपको याद हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था हमारे पास कि प्रीवियस टर्म के अंदर हम डी एक ऐड करते थे जो कि फिक्स्ड एक कांस्टेंट वैल्यू होती थी, तो फिर वो नेक्स्ट टर्म आती थी। लेकिन ज्योमेट्रिक के अंदर कोई एक फिक्स्ड वैल्यू होगी जो मल्टीप्लाई होगी। ओके, जो प्रीवियस टर्म में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो नेक्स्ट टर्म फाइंड होगी, उसको वो नाम देता है आर का, जिसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। तो ये जो है इसकी डेफिनेशन बन गई, ये 3 लाइन से हैं जो भी हैं। Next is the like arithmetic progression, we can label the terms of a geometric sequence as, यानी कि जो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर टर्म्स का नेम लिखते थे A1 A2 A3 सो ऑन AN तक, तो सेम लाइक दैट वही हम नंबर्स जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर भी यानी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर भी राइट करेंगे। वही A1 फर्स्ट होगी, A2 सेकंड होगी। ओके, सो nth टर्म क्या होगी AN और प्रीवियस n टर्म क्या बनेगी AN-1। अच्छा, अब हम क्या करते थे, क्योंकि हमने अभी कहा कि प्रीवियस टर्म एग्जांपल के तौर पर ये A1 है और ये A2 है। A2 कब फाइंड होगी, जब हम A1 को किसी R से मल्टीप्लाई। इसी तरह से उन्होंने यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू प्रीवियस टर्म मल्टीप्लाई R। अब ये R के साथ जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगी, डिवाइड, तो ये बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कॉमन रेशियो। तो रेशियो मीन वैसे भी आपको अच्छे से पता है डिवाइड ही होता है। सो बाकी कॉन्सेप्ट वाइज पैटर्न वाइज कह सकते हैं वही बनता है, बट इसका जस्ट सोल्यूशन चेंज है, यानी कि वहां पे हम डी लेते थे, यहाँ पे हम आर लेंगे। वहां हम माइनस करके डी फाइंड करते थे, यहाँ हम सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू लेकर हम आर फाइंड किया करेंगे। अब जब फर्स्ट टर्म है मैंने बताया वो ए वन रहेगी, जो सेकंड टर्म है उसमें हम आर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, जो हमारे पास थर्ड टर्म है इसमें हम सेकंड टर्म को आर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये है, आपने जो चीज़ याद करनी है वो यही याद करनी है कि जो A1 है वो A1 के इक्वल है, जो A2 है वो A1 के साथ R है, जो A3 है वो A1 के साथ R2 है। आपको याद होगा वहां पे हम लिखते थे n-1 इंटू डी, मतलब उससे पीछे वैल्यू होती थी ना हमारे पास डी के, मतलब A1 की इक्वल होता था A2 A1 प्लस 1D होता था ना, 2 होते थे 1D, यहाँ R की पावर 1, सेम वही पैटर्न। अगर हमारे पास AN होगा तो इसका मतलब R की पावर इस N में से एक कम होगी, बस ये मतलब है इसका सारा, और सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जनरल फॉर्म इसकी होगी। ये हमारे पास आगे प्रॉपर्टीज और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये जरूरी हैं, ये आगे क्वेश्चंस के अंदर भी यूज होती हैं। If each term of geometric progression is multiplied or divided by the same non-zero number, then the resulting sequence is also a geometric progression. Automatically उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहां क्या था, हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो रही थी। और कहते जो न्यू प्रोग्रेशन बनेगी उसे हम G1 G2 G3 सो वन GN, तो वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही होगा। अगर जैसा के लेते हैं, KG1 KG2 KG3 KGN, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। बेसिकली यहाँ पे उसने एज एग्जांपल G1 G2 G3 ज्योमेट्रिक के नाम से, यानी G से वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। इस तरह यहाँ पे ये डिवाइड करवा लिया, तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वही रहेगा। द रेसिप्रोकल्स क्या होंगे, रेसिप्रोकल्स वही होंगे ए बी सी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो उसके रेसिप्रोकल, ए का रेसिप्रोकल 1/a, बी का 1/b, सी का 1/c, तो ये पूरी वैल्यू तब भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहेगी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कहता है इफ ईच टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज रेज टू द सेम पावर। अच्छा हाँ, ये भी है, जैसे हमारे पास यहाँ पे ए की पावर 1 है, बी की पावर 1 है, सी की पावर 1 है, तो ये पूरी वैल्यू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, देखिए सबकी पावर सेम है ना। अब यहाँ पे ए की पावर 2, बी की पावर 2, सी की पावर 2 आ सकता है, फिर ए की पावर 3, बी की पावर 3 और सी की पावर 3, ये भी आ सकता है। इसी तरह से आपके पास ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास देखें, प्रॉपर्टी नंबर 4 है,
3 नंबर्स ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी देखिए मैंने अभी एक बात बताई है, ए बी सी, जब फर्स्ट आर निकालेंगे तो वो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट होगी, जब दूसरा आर निकालेंगे तो थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड होगी, और हमें पता है दोनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं, तो ये बी ओवर ए इज इक्वल टू सी ओवर बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर, सी को ए से मल्टीप्लाई किया ए सी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो गया, ए सी के। यहाँ उसने लिखा हुआ है 3 नंबर्स ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ एंड ओनली इफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, वो मैंने बता दिया कैसे आता है हमारे पास। फिर कहता है इफ द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर ए वन टिल ए एन है, आप उसका लॉग ले लें 1 बाय 1, क्या ले लें आप, लॉग ले लें, तो फिर जो आंसर बनेंगे ना वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बनेंगे। एंड वाइस वर्सा से क्या मुराद है कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है उसका लॉग लेंगे तो वो ज्योमेट्रिक बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टर्म बाय, ये मेरे ख्याल से वैसे इस कैटेगरी का क्वेश्चन कोई नहीं होगा, बट हम इसी डिस्कस कर लेंगे। टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अगेन इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब जैसे ये फर्स्ट हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये सेकंड है, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से मल्टीप्लाई करवा लें, जैसे ए वन बी वन, सेकंड सेकंड से करवा लें ए टू बी टू, इस तरह लास्ट करवा लें ए एन बी एन करवा लें, तब भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रहेगी। या फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट पे डिवाइड कर दें, सेकंड को सेकंड पे कर दें, थर्ड को थर्ड पे कर दें, लास्ट को लास्ट पे कर दें, तब भी वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि हमने सबसे पहली बात ऊपर की थी कि हम मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर थी ये प्रॉपर्टी। आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी, तो हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, कहता है फाइंड द सिक्स टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब ये जो -6 -3 -3/2 सो ऑन, ये किसमें है हमारे पास, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमें 6 टर्म निकालनी है, उसके लिए आपको पता है हमें A1 चाहिए होगा, A1 हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है, फिर हमें R चाहिए होगा, वो हमने अभी बताया सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू। इसको सॉल्व करें तो 1/2 आ गया। अब हमें 6 टर्म निकालनी है, अगर मैं nth टर्म का फार्मूला लगाऊं, वो ए एन इज इक्वल टू A1 R रेज़ की पावर n-1 था। अब क्योंकि हमें 6 टर्म निकालनी है तो मैं n की जगह पर 6 लगा देता हूं, तो वो बन जाएगा A6 A1 R रेज़ की पावर 6-1, A6 इज इक्वल टू A1 R रेज़ की पावर 5 आ गया। लें जी, बस वही आपने फार्मूले याद करने हैं, बाकी पैटर्न वही होगा। A1 की वैल्यू -6 है, R की वैल्यू 1/2 होल पावर 5, ये आ गया -6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 5 निकालते हैं तो ये 1/32 आता है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये ब्रैकेट फ्रैक्शन 1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज देन पावर 5, जो आंसर आता है इसको -6 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो -3 डिवाइडेड बाय 16, ये हमारी इसकी 6 टर्म फाइंड होगी। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, कहता है फाइंड द 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सेम लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें अगर आप देखें कि मेरे पास ये जो 3 है, फिर 3 की पावर 2 है, फिर 3 की पावर 3 है, सो ऑन, ये किसमें गिवन है, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हालांकि क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं है, उसकी रीजन ये है अगर आप रेशियोज निकालेंगे तो रेशियो सेम आ जाएगी। तो उसके लिए हमें A1 चाहिए, वो हमारे पास आ गया 3। R चाहिए, क्या होता है जी, सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू, तो 3 की पावर 2 9/3, तो क्या आंसर आ गया हमारा 3। इसी तरह से जब आप थर्ड वैल्यू को सेकंड वैल्यू पे डिवाइड करेंगे, 3 की पावर 3 27 होता है ना, 27, 3 की पावर 2 9, 27 डिवाइड बाय 9 करते हैं, देखें 3 आता है हमारे पास। अब हमने ए टर्म निकालनी थी, वही मैं डायरेक्ट अब ए टर्म का फॉर्मूला लगाऊंगा, A8 इज इक्वल टू A1 R रेज़ की पावर 7, क्योंकि R की पावर कम आती है हमेशा, तो A8 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 3, और ये 3 R की वैल्यू भी 3 है, तो 3 की पावर 7, A8 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 रेज़ की पावर 7। आप देखें तो 7 और +1 कितना होगा, 3 रेज़ की पावर 8,
वैसे तो आप यही आंसर बनता है, क्योंकि आप देखें पहले 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 8 रहेगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कहता है द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 2 4 8 सो ऑन। मतलब हमारे पास यहाँ पर दो सीक्वेंस है। पहला लिखता हूँ 1 2 4 8 सो ऑन आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिर दूसरा दिया हुआ है 2 5 6 1 2 8 64 सो ऑन आर इन GP। कहते हैं इन दोनों की nth टर्म आपने निकालनी है और वो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो पहले मैं फर्स्ट वाले को सॉल्व करता हूँ, जिसमें मेरे पास A1 तो 1 है, R निकालते हैं, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट करते हैं तो R की वैल्यू भी आ गई। अब इसमें nth टर्म फार्मूला लगाएंगे, AN इज इक्वल टू A1 R रेज़ की पावर n माइनस 1। AN इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 2 है, उसकी पावर n माइनस 1। तो यहाँ से जो nth टर्म आई वो आ गई 2 रेज़ की पावर n माइनस 1। सॉल्व करते हैं, इसके nth टर्म निकालते हैं। उसके लिए हमें A1 चाहिए, A1 यहाँ पे 256 है। R की बात करते हैं, सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू होता है और ये 1/2 आ जाती है। इसमें भी nth टर्म फार्मूला लगाएंगे हम, और आप देखिए वो होता है AN इज इक्वल टू A1 R रेज़ की पावर n माइनस 1। A1 मेरे पास है जी 256, R की वैल्यू मेरे पास है जी 1/2 होल पावर n माइनस 1। तो ये आपके पास आएगा 256 का मतलब होता है 2 रेज़ की पावर 8, क्योंकि बेसिस सबकी 2 करनी है हमने। और ये 1 की पावर जो मर्जी ले लो, आंसर 1 ही आना है। और नीचे आ गया 2 रेज़ की पावर n माइनस 1, ये आ गई इसकी nth टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कंडीशन ये है कि ये दोनों nth टर्म आपस में इक्वल है। तो फर्स्ट nth टर्म मेरे पास है 2 रेज़ की पावर n माइनस 1। सेकेंड आई है 2 रेज़ की पावर 8 ओवर 2 रेज़ की पावर n माइनस 1। जो राइट साइड वाली डिवाइड हो रही है वो इस साइड पे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और ये इज इक्वल टू 8। अब हमें पता है, सॉरी ये 2 रेज़ की पावर 8 था। लेफ्ट साइड पे देखें दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स कंबाइन हो जाएंगी। तो 2 रेज़ की पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ की पावर 8। ये 2 रेज़ की पावर 2n माइनस 2 हो जाएगी। और आपने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, व्हेन बेसिस आर सेम देन एक्सपोनेंट्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि 2n माइनस 2 जो है वो 8 की इक्वल है। तो ये माइनस का 2 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये 10 बन जाएगा। जब लेफ्ट साइड वाला 2 राइट साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से द वैल्यू ऑफ n जो बनेगी वो 5 बनेगी। और हमारे पास क्वेश्चन ये था आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कहता है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस डिस्क्राइब्ड। जो चीज गिवन है उसके मुताबिक आपने फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। हमारे पास गिवन है A1 एंड R। अब A1 हमारे पास ऑलरेडी फर्स्ट टर्म होती है, फिर हमें निकालनी है इसकी सेकंड टर्म जो कि A2 होगी। उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, A1R। वैल्यू पुट कर दें, A1 की वैल्यू यहाँ पे है 243 इंटू R की वैल्यू है 1/3, यानी कि 243 इंटू 1/3। इसको जब आप कैलकुलेटर पे राइट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 81। ये आपके पास आ गई इसकी सेकंड टर्म। थर्ड टर्म निकालने के लिए आप लिखेंगे A3, जो क्या बनेगा A1 R इसकी पावर 2। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको बेटा कि यहाँ पर 3 है तो R की पावर उससे एक नंबर कम आनी है हमेशा। तो A1 की वैल्यू है 243 और R की वैल्यू है 1/3 का स्क्वायर। अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं तो ये बनता है 243 और 1/3 की पावर 2 निकालते हैं तो ये 1/9 आता है। तो यहाँ पे मैं अब जस्ट 1/9 को 243 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 27। ये मेरी थर्ड टर्म आ गई। अब मुझे निकालनी है इसकी फोर्थ टर्म। वो क्या बनेगी, A1 R क्यूब यानी R की पावर 3
तो A1 की वैल्यू 243 और ये आ जाएगा R की वैल्यू और उसकी पावर 3। ये आ गया 243। 1/3 की पावर 3 का मतलब होता है 1/27। और यहाँ मैं 1/27 को 243 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 9। अब मुझे निकालनी है फिफ्थ टर्म, वो क्या आएगी A1 R इसकी पावर 4, क्योंकि फिफ्थ टर्म है मेरे पास। तो याद आएगा 243 इंटू 1/3 की पावर 4। अब देखें ये 243 सेम एज इट इज। 1 की पावर 4 तो 1 ही रहता है, लेकिन 3 की पावर 4 की बात की जाती है तो 81 आता है। यानी 1/81 जो भी मेरा आंसर आता है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाना है 243 से, तो मेरा आंसर आ गया ये 3। देखिए 5 टर्म मेरी इसमें फाइंड होगी जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। सो लास्ट में लिखेंगे फर्स्ट 5 टर्म्स आर, फर्स्ट 5 टर्म्स आर, फर्स्ट टर्म मेरे पास थी 243, सेकंड मेरे पास है 81, थर्ड है 27, फोर्थ है 9 और लास्ट है मेरे पास 3। सो इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। 2 दिया है बिल्कुल सेम लाइट है पार्ट नंबर 1 की तरह। यहाँ देखिए फर्स्ट वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, हमें नेक्स्ट 4 निकालनी है। जब मैंने A2 की बात की थी तो मैंने कहा था वो A1R होता है। A1 की वैल्यू 579 मल्टीप्लाई -1/2। आप देखें 579 डिवाइड बाय 2 करें तो वो सॉल्व नहीं होता, तो ये -579 डिवाइड बाय 2 ही रहेगा। जब मैं इसकी थर्ड टर्म निकालूंगा तो वो बनेगा A1R इसकी पावर 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 579 इंटू -1/2 की पावर 2। तो यह 579 इंटू -1/2 की पावर 2 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 +1 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है। तो ये मजीद करें तो 579/4, क्योंकि इससे आगे सॉल्व नहीं होता। अगर आप A4 निकालें तो वो बनता है A1R3। तो वो A1 की वैल्यू तो 579 है, ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और ये -1/2 रेज की पावर 3। तो ये बन गया 579 इंटू -1 की पावर 3, तो -1 ही रहेगी। ओवर 2 की पावर 3 8 होती है, तो इसको भी हम सीधे कैलकुलेट करेंगे तो -579 डिवाइड बाय 8। अच्छा एक चीज मैंने आपको बतानी थी, देखें -1 की पावर 2 -1 होता है, लेकिन मैंने +1 लिखा क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ 1 की पावर 2 है, -1 की पावर 2 नहीं है जो मैंने कैलकुलेटर पे राइट किया। अब ब्रैकेट में लगाते हैं, ब्रैकेट में लगाया इसका मतलब माइनस की पावर भी है और 1 की पावर भी। अब देखें +1 आ गया, तो इसलिए जब भी आपने कैलकुलेटर यूज करना है अपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। जब A5 की बात करते हैं तो A1R इसकी पावर 4 होता है, तो ये 579 इंटू -1/2 की पावर 4, 579 इंटू ये -1 की पावर 4, देखें ब्रैकेट -1 की पावर 4 लगानी थी, सॉरी। तो ये मेरे पास आ गया 1 और 2 की पावर 4 16 होता है, तो ये आपके पास आ गया 579/16। अब देखिए अगर मैं ब्रैकेट ना लगाता, -1 की पावर 4 लगाता सिंपल, तो ये माइनस आ रहा है, जबकि हमारा आंसर किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो इसलिए ब्रैकेट आपने लाजमी लगानी है, अदरवाइज आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। सो लास्ट में हम लिखेंगे फर्स्ट 5 टर्म्स आर, जो मैंने ऊपर से कॉपी कर ली है और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। जिसमें फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन थी 579, दूसरी टर्म आई थी -579 डिवाइड बाय 2, तीसरी टर्म आई है 579 डिवाइड बाय 4, फोर्थ टर्म आई है -579 डिवाइड बाय 8, और लास्ट टर्म आई है फिफ्थ टर्म आई है 579 डिवाइड बाय 16। और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया और साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, कहता फाइंड द 12 टर्म ऑफ द गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वो मेरे वो मेरे पास है 1 प्लस अयोटा 2 अयोटा -2 प्लस 2 अयोटा, सो ऑन। और इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन A1 आपके पास फर्स्ट वैल्यू आती है, R हमारे पास होता है सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू,
इसमें देखिए आर के डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रिमूव करने के लिए हम क्या करते थे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड। प्रीवियस क्लास में बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो ये 2 अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा ओवर नीचे बनता था 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। सिर्फ अयोटा मल्टीप्लाई करवा लें तो ये बन गया अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अयोटा स्क्वायर। 2 इंटू अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, नीचे भी अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ जाएगा। 2 इंटू अयोटा माइनस माइनस +1 डिवाइड बाय 1 + 1 2 आ जाएगा। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। सो आर की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 प्लस अयोटा। अब हम लगाते हैं 12 टर्म फार्मूला। A12 जो बनेगा वो इज इक्वल टू बनेगा A1 R रेज़ की पावर 11। A1 की वैल्यू 1 प्लस अयोटा, R की वैल्यू भी 1 प्लस अयोटा, इसकी होल पावर 11। तो ये तो 12 बन गया पावर। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। वो कैसे आएगा जी, हम इसको पहले स्क्वायर्स बनाएंगे और इसकी होल पावर 6 2 जार 12। अंदर ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, और इसकी होल पावर 6। ये 1 प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस 2 अयोटा होल पावर 6। अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, और देन बाकी सारी वैल्यू सेम एज इट इज। इसका फायदा ये हुआ -1 +1 कैंसिल हो गए, पीछे जो वैल्यू बची वो बची 2 योटा की पावर 6। अब इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर 6 अलग कर देंगे, योटा की पावर 6 अलग कर देंगे। 2 की पावर 6 64 होता है, ये बन गया योटा 2 की पावर 3। और योटा 2 की जो पावर है हमने कहा था वो -1 होती है, और -1 की पावर 3 लेंगे तो वो -1 ही रहेगी। और जब वो 64 से मल्टीप्लाई हो गया जाएगी तो वो आपके पास आ जाएगी 12 टर्म। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। जिसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि इफ द fourth and ninth terms of a geometric progression are 54 and 13,122। इसका मतलब जो A4 है वो मेरे पास 54 है, और A9 जो है वो मेरे पास है जी 13,122। कहता है कि रिस्पेक्टिवली ऑटोमेटिकली मतलब फोर्थ की फर्स्ट वैल्यू, नाइन्थ की सेकंड वैल्यू। फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड आल्सो फाइंड इट्स जनरल टर्म। जनरल टर्म से मुराद है nth टर्म निकालनी है आपने इसकी। सो A4 का फॉर्मूला लिखते हैं तो वो A1 R³ होता है जो कि 54 होता है। A9 का मतलब है A1 R8 है जो कि 1322 है। अब आप देखें जो A1 R8 है इसको हम R3 और R5 लिख सकते हैं, भविष्य में डिवाइड किया जा सकता है। और यहाँ पर ये A1 R³ की वैल्यू जो कि मेरे पास ये 54 के इक्वल है वो पुट कर रहा हूँ मैं। ये 54 R5 इज इक्वल टू 13,122। आपको याद होगा जब प्रीवियस एक्सरसाइज करते थे हम D की वैल्यू और A की वैल्यू निकालते थे, तो यहाँ पर हम A की वैल्यू और R की वैल्यू निकालेंगे। R5 के इसकी इक्वल आ गया 13,122 डिवाइडेड बाय 54। और जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो मेरे पास जो R5 है वो आता है 243। अब R निकालना है तो बाय टेकिंग फिफ्थ रूट ऑन बोथ साइड। 243 का फिफ्थ रूट निकालते हैं तो मेरे पास आता है 3। ये मेरे पास आ गई R की वैल्यू। इस R की वैल्यू को हम, जिसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूँ, इसे पुट कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा A1 इंटू 3 रेज़ की पावर 3 इज इक्वल टू 54। A1 इंटू 27 होता है, और यहाँ से A1 की वैल्यू आ गई 54 डिवाइड बाय 27 विच इज इक्वल टू 2। मुझे A1 और R की वैल्यू चाहिए थी, वो फाइंड हो चुकी है। अब मुझे फाइंड करना था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब अच्छे से पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो A1 है जो कि 2 है। जो सेकंड वैल्यू होती है वो A1 R होती है,
मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय आर जो कि 3 है और वो 6 है। A3 की बात करते हैं, वो A1 आर स्क्वायर होता है, यानी कि 2 इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 टू जार 18। चलो हम एक और निकाल लेते हैं। A4 A1 आर क्यूब है, जो कि 2 इंटू 3 रेस की पावर 3 27 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 54। सो हम लिखेंगे हैंस द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि जीपी इज 2, 6, 18, 54, so on। अब उसने कहा था कि आपने इसकी जनरल टर्म फाइंड करनी है। सो जनरल टर्म की बात मैंने की थी कि वो nth टर्म होती है, और वो किसकी इक्वल होती है, A1 आर रेज़ की पावर n माइनस 1। ए एन इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 3 और होल पावर n माइनस 1। ये इसकी जनरल टर्म भी फाइंड होगी, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इफ ए बी सी डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम लिखेंगे ए बी सी डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसकी मदद से हमने प्रूव करना है कि जो फर्स्ट पार्ट में ये जो वैल्यूज है ना, ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अब देखें, जो चीज गिवन है मैं उसको लिख लिया मैंने। अब इसकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, तो जो आर होता है वो किसकी इक्वल होता है, सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू। फिर अगर सेकंड आर की बात करते हैं तो वो थर्ड डिवाइड बाय सेकंड। अगर थर्ड आर निकालते हैं तो फोर्थ वैल्यू डिवाइड बाय थर्ड वैल्यू। और ये सारे आर आपस में इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये आ गया बी ओवर ए इज इक्वल टू सी ओवर बी इज इक्वल टू डी ओवर सी। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ कि बी ओवर ए जो है वो सी ओवर बी की इक्वल है। दूसरी कंडीशन में राइट किया जा सकता है सेकंड वैल्यू जो है वो थर्ड की इक्वल है। और थर्ड कंडीशन में ये भी राइट किया जा सकता है कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो थर्ड की इक्वल है। लेकिन जब मैंने एक बात कह दी कि x जो है वो y की इक्वल है और y जो है वो z की इक्वल है, तो इसका मतलब x y की इक्वल है, y z की इक्वल है, और x डायरेक्ट भी z की इक्वल है। तो यही कंडीशंस मैंने यहाँ पे यूज की हैं। अब यहाँ से कुछ वैल्यूज फाइंड करते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, तो b मल्टीप्लाई बी स्क्वायर और मल्टीप्लाई इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई c करेंगे तो AC। इस तरह से इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। इस तरह इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो बी सी इज इक्वल टू ए डी। ये कुछ वैल्यूज फाइंड हो गई हैं जो मुझे बाकी क्वेश्चंस प्रूव करने के में फायदा देंगी। इस वैल्यूज को आपने याद करना होगा। अब जो हमें प्रूव करना है, हमने प्रूव ये करना है कि ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी आर आल्सो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो वी कंसीडर दैट कि ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस डी जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से मुराद ये है कि इनकी रेशो भी सेम होंगी, मतलब सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू और फिर थर्ड वैल्यू डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू। ये चीज़ हम प्रूव कर दें तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू सी माइनस डी। हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट साइड प्रूव कर दें या राइट साइड लेके लेफ्ट प्रूव कर दें, लेकिन यहाँ पर जो इजी होगा आपके लिए वो राइट साइड होगी। हम राइट साइड कंसीडर कर लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर लेंगे। अब आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ए माइनस बी को सी माइनस डी से मल्टीप्लाई करवाना है। जब ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए सी माइनस ए डी माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस बी डी। अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास कुछ वैल्यूज थी ए सी, ये ए सी था ना मेरे पास, ये ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस लास्ट थर्ड में देखें ए डी है
उसको बी सी का नाम दे दिया, पुट कर दी, और ये बी सी वैसे का वैसे, और जो बी डी है वो किसकी इक्वल है, सी स्क्वायर के है। मैं दोबारा से रिकॉल कर रहा हूँ वैल्यूज, ए सी की वैल्यू बी स्क्वायर, ए डी की वैल्यू बी सी, और बी डी की वैल्यू सी स्क्वायर, ये वैल्यूज आपने पुट करनी है। अब नेक्स्ट देखें, तो ये बन गया बी स्क्वायर माइनस टू बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो अगर आप चीज नोट करें, ये तो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गया। सो लास्ट में हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात प्रूव होगी कि a माइनस b माइनस सी एंड c माइनस d आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सेम लाइक दैट ये इसका सेकंड पार्ट है, ये भी ऐसे ही करना है हमने। लेकिन मुझे ना ये वैल्यूज चाहिए होंगी, ये जो मैंने काम किया यहाँ पे, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। बट आपको तो फिर ये सॉल्व करना पड़ेगा, और वैसे भी पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो एक पार्ट आएगा, तो उसके लिए आपको तो सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और ये बन गया मेरे पास। अब मुझे प्रूव करना है कि जो ए स्क्र माइनस बी स्क्र है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस सी स्क्र, और सी स्क्र माइनस डी स्क्र आर आल्सो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सेम पैटर्न हम कंसीडर कर लेते हैं कि वाकई ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। जब वाकई ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका मतलब वही रेशियो निकालते हैं, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड डिवाइड बाय सेकंड। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन गया बी स्क्र माइनस सी स्क्र होल स्क्र, और ये आपके पास आ गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र इनटू सी स्क्र माइनस डी स्क्र। इसमें भी सेम हम वही राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। इसमें भी जो मेरे पास है ए स्क्र माइनस बी स्क्र इंटू सी स्क्र माइनस डी स्क्र। अब पहले ए स्क्र को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये बन गया ए स्क्र सी स्क्र माइनस ए स्क्र डी स्क्र। नेक्स्ट माइनस बी स्क्र को मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस बी स्क्र सी स्क्र माइनस माइनस प्लस बी स्क्र एंड डी स्क्र बन गया। अगर मैं इसको राइट करना चाहूं, तो ये बन गया ए सी का स्क्र, ए डी का स्क्र माइनस बी स्क्र सी स्क्र, और ये बन गया बी डी का स्क्र। वैल्यूज फिर वही आ गई, ए सी की वैल्यू बी स्क्र, यहाँ ब्रैकेट में आ गया बी स्क्र उसकी पावर 2, यहाँ पे आ गया ए डी की वैल्यू बी सी है माइनस ये वैसे आ गया, और बी डी की वैल्यू हमारे पास है सी स्क्र। अगर आप देखें तो ये बन गया ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र। तो फार्मूला क्लोज किया a माइनस बी का होल स्क्र, और ये इज इक्वल टू आ गया लेफ्ट हैंड साइड। सो लास्ट पे लिखेंगे हम हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसके साथ हम ये भी बता सकते हैं बात कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र कॉमा बी स्क्र माइनस सी स्क्र और सी स्क्र माइनस डी स्क्र आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये बात भी इसमें प्रूव होगी, और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 टोटली पार्ट नंबर 2 की तरह ही है, लेकिन वहां माइनस था, यहाँ प्लस है, बस ये फर्क है। तो जो शुरू में राइट करना था वो मैंने कॉपी किया हुआ था ऑलरेडी, मैं पेस्ट कर देता हूँ। और अब मैं इसको प्रूव कर लेता हूँ कि जो 20 जो मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ कि जो क्वेश्चन है, यानी कि जो मैंने प्रूव करना है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र और सी स्क्र प्लस डी स्क्र आर इन जी पी है। सो इनकी कॉमन रेशियोज निकालते हैं, तो सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू, फिर थर्ड वैल्यू,
डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेम लाइक दैट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सेम इसमें भी राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। और ये बन गया ए सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी डी का। हमारे पास ए सी की जो वैल्यू है वो है बी स्क्वायर, ए डी की वैल्यू मेरे पास है बी और सी, और ये ऑलरेडी बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, और बी डी की वैल्यू है मेरे पास सी स्क्वायर। अगर इसको देखें ये सेम वही सेकंड पार्ट की तरह, ये आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस वो माइनस था, ये प्लस है, बाकी मैंने क्या बताया था सेम वही है सारा का सारा। ये लिखा जाएगा टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये आ जाएगा सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप देखें तो ये बन गया वही ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। सो लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, सो लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के है। तो लास्ट में हम ये भी लिख देंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर आल्सो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसी के साथ आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होगा, साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इफ p प्लस q टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज m। अच्छा मैं, और p माइनस q जो है वो n है, p टर्म फाइंड करनी है। मैं आपको हिंट देता हूँ, हमने nth टर्म की बात की थी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो मेरे पास nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो मेरे पास है जी ए एन इज इक्वल टू ए वन आर एस की पावर n माइनस। अब मेरे पास जो टर्म है वो है p प्लस क्यू टी एच टर्म। इसका मतलब n की जगह पर p प्लस क्यू इज इक्वल टू ए वन, यहाँ पे भी n की जगह पर p प्लस क्यू साथ माइनस वन। लेकिन ये कंडीशन है कि ये जो टर्म है ना, ये वाली, वो इज इक्वल टू m है। इसकी जगह पे मैं m लगाता हूँ और ये बन गया ए वन आर एस की पावर p प्लस क्यू माइनस वन, और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। अब दूसरी कंडीशन है, आपके पास p माइनस क्यू टर्म है, तो आपके पास p माइनस क्यू टर्म, तो वो क्या बनेगी ए पी माइनस क्यू, ए वन आर एस की पावर पी माइनस क्यू, जहां जहां nth टर्म में n है ना वहां हमारे सब्सिट्यूट कर दिया, और जो p माइनस क्यू टर्म है वो n के इक्वल है। यहाँ n आ गया और यहाँ पे आ गया ए वन आर एस की पावर p माइनस क्यू माइनस वन, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन ये है कि आपने p टर्म फाइंड करनी है, यानी हमने ए पी फाइंड करना है। बात वही है, हमें r चाहिए, ए वन चाहिए। चलें देखते हैं इसको। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगी लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगी राइट हैंड साइड के साथ। तो लेफ्ट साइड पे देखें तो ये एम एन बन गया, राइट साइड पे देखें तो ये ए वन स्क्वायर बना, और साथ आर एस की पावर पी प्लस क्यू माइनस वन, फिर प्लस का पी माइनस का क्यू माइनस का वन, क्योंकि बेसिस सेम हो
तो पावर्स कंबाइन हो जाती हैं। ये आ गया mn इज इक्वल टू a1 स्क्वायर, बट यहाँ पर q पॉजिटिव q नेगेटिव कैंसल, पीछे जो बचा वो 2p और -2 बच गया। ये आपके पास आ गया a1 स्क्वायर और r रेज की पावर 2, इसमें से कॉमन ले लें तो ये p-1 बन गया। अगर आप इसकी बात करते हैं तो आप इसको मजीद लिख सकते हैं a1 r रेज की पावर p-1 और इन दोनों का स्क्वायर कंबाइन कर दिया बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो a1 r रेज की पावर p-1 इज इक्वल टू mn का स्क्वायर रूट। और आप देखें ये बन गया AP, मैं साइड पे बताता हूँ। देखो AP किसकी इक्वल आना था, a1 r रेज की पावर p-1। तो लेफ्ट साइड का मतलब क्या बन गया, ये AP बन गया विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट mn आ गया। और यही हमने फाइंड करनी थी और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिया हुआ है, कहता फाइंड 3 कंसेक्टिव नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन whose sum is 26 and their product is 216। आपको याद होगा मैंने आपको कहा भी था प्रॉपर्टीज आपने याद करनी है। हम लेट करते हैं a1 ओवर r, a1 और a1 r जो है वो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब कंडीशन ये है कि अगर हम इन तीनों का सम करें तो 26 आता है और प्रोडक्ट करें तो वो 216 आता है। मैं पहले प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, मतलब मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा a1 ओवर r मल्टीप्लाई a1 और फिर ये a1 r इज इक्वल टू 216। ये r से r कैंसल और ये बन गया a1 की पावर 3 इज इक्वल टू 216। क्यूब है तो बाय टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 216। 216 का क्यूब रूट निकालें तो 6 आता है, तो यहां से हमें a1 की वैल्यू फाइंड हो। दूसरी कंडीशन ये थी सम जो है वो 26 है, इसका मतलब मेरे पास आ जाएगा a1 ओवर r प्लस a1 r जो है वो 26 के इक्वल है। तो a1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये 6 ओवर r, 6 प्लस 6r इज इक्वल टू 26। r को हम सबसे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ताकि इसकी फ्रैक्शन फॉर्म रिमूव हो जाए। इससे ये हुआ r से r कैंसिल हो गया हमारा। तो नेक्स्ट मेरे पास आ गया जी 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर इज इक्वल टू 26r। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो राइट साइड पे वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड पे करेंगे तो वो नेगेटिव का हो जाएगा। 6r स्क्वायर माइनस प्लस का 6r और माइनस का 26r, माइनस का 20r प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लें, ये 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0 आएगा। इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगी 9r माइनस 1r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आप देखें 3r कॉमन है, r माइनस 3 माइनस 1 कॉमन है, r माइनस 3, फिर r माइनस 3 कॉमन है तो ये 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। r माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और ये आपके पास आ गया 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। So r is equal to 3 and 3r is equal to 1, r is equal to 1 by 3। ये r की वैल्यू आ गई, a1 की वैल्यू 6 आ गई। जो नंबर्स थे वो मेरे पास था a1 ओवर r, फिर a1 था और ये a1 r था, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। आप देखें तो यहाँ पर एक दफ़ा a1 की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 3 है,
फिर A1 की वैल्यू 6 है और R की वैल्यू 1/3 है। ये दोनों हमने यूज करनी है और इसकी मदद से हमने वो तीनों नंबर्स फाइंड करने हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। A1 की वैल्यू 6, R की वैल्यू 3, तो ये 2 आ गया। A1 की वैल्यू 6, फिर A1 की वैल्यू 6, R की वैल्यू 3, 6 3 18। इधर देखते हैं, A1 की वैल्यू 6, R की वैल्यू 1/3। 1/3 जब ऊपर आएगा तो यानी 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 आ गया। ये 6 आ गया, ये 6 इंटू 1/3 जो कि 2 आ गया। आप देख सकते हैं 2 6 18, 2 6 18। सो लास्ट पे लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर 2 6 18 और 18 6 2। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिया हुआ है, कहता है थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म। यानी कि A3 जो है वो इज इक्वल टू है A1 का स्क्वायर। अगर आप A3 की वैल्यू पुट करें तो वो होता है A1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये A1 स्क्वायर रहेगा। तो इसका मतलब R स्क्वायर जो इज इक्वल टू आ जाएगा वो A1 के आ जाएगा। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का आगे यूज करेंगे। फिर कहता है सेकेंड टर्म जो है वो इज इक्वल टू 9 है। यानी कि A2 जो है वो इज इक्वल टू 9 है। और यहां से हम लिखते हैं तो ये A1R जो है इज इक्वल टू 9 है। अब देखें ना, A1 की वैल्यू हमने ये ली है जो R स्क्वायर है, तो इसकी जगह पे हम R स्क्वायर लगा लेते हैं। R स्क्वायर इंटू R इज इक्वल टू 9, ये बन गया R क्यूब इज इक्वल टू 9। अगर आप आर क्यूब इज इक्वल टू 9 भी लिख लें और यहां से अगर R निकालना चाहें तो ये बनता है 9 का क्यूब रूट। ठीक होगी बात, ये दोनों वैल्यूज हम यूज करेंगे। अब नेक्स्ट कहता है आपने फाइंड करनी है इसकी 6 टर्म। अगर आप 6 टर्म की बात करते हैं तो जो कि बनती है A1R5। A1 जो है वो मेरे पास इक्वेशन 1 में देखें तो गिवन था R स्क्वायर की इक्वल है और ये R5 आ गया सेम एज इट इज। तो ये बन गया R रेज की पावर 7। और अगर मैं R की बात करता हूँ, R7 की बात करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं R3 मल्टीप्लाई R3 मल्टीप्लाई R, क्योंकि 7 है ना, 3 कर दिया। R3 क्यों किया, क्योंकि R3 की वैल्यू बड़ी ये सिंपल वैल्यू मेरे पास मौजूद थी। तो R3 की जगह पे 9 मल्टीप्लाई फिर R3 की जगह पे 9 और R की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी जो कि स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 9 है। तो ये जो बाहर वाले 9 और 9 है मल्टीप्लाई किया तो 81 आ गया और ये आ गया क्यूब रूट ऑफ 9, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 9 सॉल्व नहीं होता। सो ये है मेरे पास आ गई इसकी 6 टर्म और यही हमारे क्वेश्चन का क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। सो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। फाइव क्वेश्चन नंबर 11 हम करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि 1/A 1/B एंड 1/C आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने शो डैट द कॉमन रेशियो निकालनी है जो कि प्लस माइनस स्क्वायर रूट A/C आनी चाहिए। तो हम इसकी फर्स्ट रेशियो निकालते हैं तो वो क्या होती थी, सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू। अब आपको पता है कि B नीचे आके मल्टीप्लाई A ऊपर आके मल्टीप्लाई, नहीं उल्ट होता है हमारे पास। ये देखिएगा 1/B डिवाइडेड बाय 1/A, मतलब ये 1/B मल्टीप्लाई A/1 होता है। उल्ट करते हैं तो ये A/B बन गया, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। इसमें जब सेकंड रेशियो निकालते हैं तो वो थर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू, ये भी B ऊपर आ जाएगा और C नीचे आ जाएगा। क्योंकि हमने R फाइंड करना है तो ऑटोमेटिकली ये मल्टीप्लाई होगा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। तो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी और राइट हैंड साइड A/B मल्टीप्लाई B/C।
तो ये बन गया आर स्क्वायर और यहाँ से बी क्या हो गया कैंसल, जो कि ए ओवर सी की इक्वल आ जाएगा। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट लेते हैं साथ प्लस माइनस लगाते हैं, और ए ओवर सी का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता तो वैसे का वैसे आ गया। तो आप देख सकते हैं जब इसके हमने रेशियो फाइंड की, कॉमन रेशियो दोनों के दरमियान, तो मेरे पास आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए ओवर सी, और लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दिया हुआ है, कहता है इफ द नंबर्स 1 4 एंड 3 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर आ गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हमें पता है उसके अंदर फर्स्ट टर्म आती थी a1 - d, फिर हम a1 लेते थे और ये a1 + d are 3 consecutive terms of arithmetic progression। कहते हैं कि अगर आप इसमें 1/1 फर्स्ट टर्म में अगर 1 को माइनस करें, सेकंड में से 4 को, थर्ड में से 3 को, तो देन जो आंसर आएगा वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। फाइंड द ओरिजिनल नंबर इफ देयर सम इज 21। अगर इन टर्म्स, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं, इन सब का सम करें तो वो 21 आता है। तो हम इसका सम करते हैं, a1 - d प्लस a1 + d = 21। ये d से d क्या हो गया हमारा कैंसल, a1 + a1 + a1, तो ये 3a1, और जो 3 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहां से जो a1 की वैल्यू आएगी वो 7 आ जाएगी। अब दोबारा कंडीशन पढ़ते हैं, उसने कहा था कि 1 4 3 इन सब को 1/1 फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव टर्म में से माइनस करना है। मतलब फर्स्ट है a1 - d, इसमें -1 कर दिया। दूसरी है a1, इसमें हमने -4 कर दिया। तीसरी है a1 + d, इसमें -3 कर दिया, सीक्वेंस वाइज। अब ये जो बनेगी, ये बनेगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हम निकालते थे कॉमन रेशियो। वो क्या होती थी, सेकंड वैल्यू यानी कि a1 - 4 ओवर फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू थर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू। अब a1 की वैल्यू पुट कर दें, ये 7 - 4 ओवर 7 - d-1, 1 की जगह पे 7 लगा लिया, फिर हमारे पास ये d-3 ओवर a1 की 7 - 4 आ गया। 7 - 4 3 होता है, और ये 7 - 1 6 - d, 7 - 3 4 + d ओवर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 × 3, और ये 6 - d इंटू 4 + d, 3 3 ज़ार 9, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 24, d से करते हैं तो 6d, -4d -d², 9 = 24, प्लस का 6 माइनस का 4d कितना हो गया, प्लस का 2d -d²। राइट वाली सारी वैल्यू हम लेफ्ट पे कन्वर्ट करते हैं तो इनके साइन चेंज कर देंगे, जो पॉजिटिव होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। रीअरेंज कर लेते हैं तो d² -2d, 9 - 24 करें तो ये माइनस का 15 आ गया। मिड टर्म ब्रेक करें तो -5d + 3d -15 = 0। इसमें से d कॉमन ले लें तो d -5 + 3 कॉमन ले लें तो d -5, फिर d -5 कॉमन ले लें तो ये d + 3। अब आगे आपको पता है कि हमने दोनों वैल्यू को अलग अलग 0 की इक्वल करना होता था, और यहाँ से d की वैल्यू आ गई -3, और यहाँ से d की वैल्यू आ गई 5। अब आपके पास वही कंडीशन बन गई, a1 की वैल्यू 7 और d की वैल्यू 5, फिर a1 की वैल्यू 7 और d की वैल्यू -3। तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर था वो था a1 - d, दूसरा नंबर था a1, तीसरा नंबर था a1 + d। इन तीनों में वैल्यू पुट करते हैं हम, 7 - 5 2, फिर 7
फिर 7 + 5 तो 12 आ गया। इधर देखें तो दोबारा फिर वही नंबर्स चाहिए हमें। वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर A1 की वैल्यू 7 माइनस इंटू -3 या 10, फिर 7 7 प्लस इंटू -3 4। सो लास्ट में लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर, फर्स्ट नंबर 2 है, फिर 7 है और फिर 12 है, या 10, 7, 4। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। वहां पे सब्ट्रैक्शन थी, यहाँ पे एडिशन आ गई। कहता है इफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले लेट करते हैं A1 माइनस डी, A1 और A1 प्लस डी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कहते हैं कि अगर आप इसमें रिस्पेक्टिवली 1 ऐड कर रहे हैं, फिर 4 ऐड करें, फिर 15, इंक्रीज का मतलब ऐड होना होता है ना, तो हमारे पास फिर जो बनेगा वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वहां सब्ट्रैक्शन की थी, यहाँ पे एडिशन आ गई। फाइंड द ओरिजिनल नंबर इफ सम इज 6। तो पहले तो मैं कंडीशन यूज करता हूँ कि इन तीनों का सम लें तो 6 आता है। तो मेरे पास ये आ गया जी A1 माइनस डी प्लस A1 प्लस A1 प्लस डी इज इक्वल टू 6। तो ये डी से डी हमारा कैंसिल, तो ये 3 टाइम A1 बन गया जो कि 6 होता है, और यहाँ से A1 जो है वो 6/3, और A1 की वैल्यू जो बन गई मेरे पास वो बन गई 2। अब हम यूज करते हैं कि अब इसमें रिस्पेक्टिवली मैंने एक 1, 4, 15 ऐड करना है। तो देन मेरे पास बनेगा जो फर्स्ट वैल्यू थी उस पर मैंने 1 ऐड करना है, जो सेकंड वैल्यू है उस पर मुझे 4 ऐड करना है, और जो थर्ड वैल्यू है उस पर मुझे 15 ऐड करना है। अब जो बनेगी प्रोग्रेशन ये बनेगी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसकी मैं कॉमन रेशियो निकालता था, तो वो आती थी A1 + 4 ओवर A1 माइनस डी प्लस 1, वही सेकंड ओवर फर्स्ट, फिर थर्ड ओवर सेकंड। अब A1 की वैल्यू पुट कर लें जो कि 2 है, तो ये 2 + 4 ओवर 2 माइनस डी प्लस 1, 2 + डी प्लस 15 ओवर 2 + 4। 2 + 4 6 होता है, नीचे आ गया जी 3 माइनस डी, और ये 17 प्लस डी ओवर 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 × 6 3 माइनस डी इंटू 17 प्लस डी, 3 3 आर 36, सॉरी 6 6 आर 36। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 17 आर 51 प्लस 3d माइनस 17d माइनस डी स्क्वायर। 36 इज इक्वल टू 51 माइनस 14d आता है माइनस डी स्क्वायर। राइट वाली वैल्यू सारी लेफ्ट पे कन्वर्ट करेंगे तो इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस में, प्लस वाली माइनस में। रीअरेंज करते हैं, डी स्क्वायर प्लस 14d माइनस 36 माइनस 51 करें तो ये 15 आ गया हमारे पास, जो कि माइनस का 15 बनेगा, और ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। आगे इसकी मिड टर्म कर दें, डी स्क्वायर प्लस 15d माइनस 1d माइनस 15 इज इक्वल टू 0। डी कॉमन है तो डी प्लस 15 माइनस 1 कॉमन है तो डी प्लस 15 इज इक्वल टू 0। डी प्लस 15 इंटू डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डी प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। So value of d is equal to -15, the value of d is equal to 1। ये मेरे पास आ गई d की वैल्यू। A1 मैंने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, अब मुझे बस नंबर निकालने हैं। वो कैसे फाइंड होंगे जी, हमारे पास A1 की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू -15 है, फिर A1 की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू 1 है। जो पहला नंबर था वो था A1 माइनस डी,
दूसरा नंबर है A1, तीसरा नंबर है A1 प्लस डी। वैल्यू पुट करें, की वैल्यू 2 माइनस डी की वैल्यू -15, तो ये 17 हो जाएगा। फिर ए की वैल्यू 2, 2 प्लस इंटू -15, तो ये माइनस का 13 आ जाएगा। अब वैल्यूज चेंज होती हैं, दोबारा नंबर्स फाइंड करते हैं हम। A1 की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 1, 1, 2, और ये फिर 2 प्लस 1। लास्ट पे लिखते हैं हैंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर 17, 2, -13 और 1, 2, 3। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। इसमें 14 दिया हुआ है, कहता है इफ P की वैल्यू और Q की वैल्यू, यानी Q टर्म और P टर्म गिवन है। अगर मैं P टर्म की बात करता हूँ तो मेरे पास वो AP है जो कि Q की इक्वल है, और फिर मेरे पास AQ है वो मेरे पास P की इक्वल है। तो शो डैट के P प्लस Q टर्म निकालें तो ये आंसर आएगा। तो पहले जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वहां से हम R की वैल्यू और A1 की वैल्यू निकालेंगे। ये बनेगा A1 R रेस की पावर P-1, और ये बनेगा A1 R रेस की पावर Q-1 इज इक्वल टू P। क्योंकि हमें आइडिया है कि जो nth टर्म होती है वो होती है A1 R रेस की पावर N-1। तो वो n की जगह पे P और Q था, लगा दिया मैंने। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो ये मेरे पास बनता है A1 R रेस की पावर P-1 डिवाइडेड बाय A1 R रेस की पावर Q-1 इज इक्वल टू Q ओवर P। तो ये A1 से A1 कैंसिल, तो ये आ गया R रेस की पावर P-1। जब ये दोनों पावर्स ऊपर जाएंगे इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का Q प्लस का 1 इज इक्वल टू Q ओवर P। इसका फायदा ये हुआ कि मेरे पास ये +1 -1 कैंसल, R रेस की पावर बन गया P-Q इज इक्वल टू Q ओवर P। अब देखें जब हमारे पास R स्क्वायर होता है, समथिंग एल्स कुछ भी हो, तो R निकालने के लिए हम राइट साइड पे लेते हैं स्क्वायर रूट बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब P-Q राइट साइड पे मूव होगा तो ये 1 ओवर P-Q होगा। दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर R क्यूब है कोई भी वैल्यू तो हम लिख सकते हैं ना होल पावर 1/3 क्यूब रूट को। 4 है तो 1/4, 5 है तो 1/5। इस तरह ये P-Q है तो ये 1 ओवर P-Q आ गया आपके पास। सो नेक्स्ट देखें, R की वैल्यू फाइंड होगी मेरे पास, ये मैंने क्वेश्चन में यूज करनी है। अब मुझे निकालनी है A1 की वैल्यू, और A1 की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से निकाल लेता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जो A1 बनेगा वो बनेगा Q ओवर R रेस की पावर P-1। अब मुझे निकालनी थी, मैं nth टर्म का फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ, A1 R रेस की पावर N-1। अब मुझे निकालना था P प्लस Q, तो P प्लस Q क्या बनेगा, A1 R रेस की पावर P प्लस Q-1। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ। अगर मैं A1 की वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास वो बनती है जी Q ओवर R रेस की पावर P-1 मल्टीप्लाई R रेस की पावर P प्लस Q-1। Q मल्टीप्लाई R रेस की पावर P प्लस Q-1। ये जब R की पावर ऊपर आएंगे इनके साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस का P और प्लस का 1। इसका फायदा ये हुआ P भी कैंसिल और 1 भी कैंसिल। मेरे पास आ गया Q मल्टीप्लाई R रेस की पावर, जस्ट Q आ गया। अब यहाँ मैं R की वैल्यू पुट कर देता हूँ। R की वैल्यू मैंने बताई थी Q ओवर P की पावर 1 ओवर P माइनस Q, Q ओवर P पावर -1 ओवर, सॉरी -1 नहीं थी, 1 ओवर थी जी। और ये आ गई R की वैल्यू, और इन दोनों की होल पावर Q आ गई। ये आपके पास आ गया Q मल्टीप्लाई Q की पावर। जब पावर्स
पावर से मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये आ जाएगा 1/p माइनस क्यू का जब क्यू से करेंगे तो ये q/p माइनस क्यू आ जाएगी, और ये p की पावर क्या बनेगी, q/p माइनस क्यू। अच्छा, इसका हिंट देता हूँ आपको, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 1/3 होल पावर 5, तो 1/3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 5/3 आ जाएगा आपके पास। इस तरह सिंपल इनको भी मल्टीप्लाई किया, बस वो वेरिएबल ज्यादा है तो इसलिए आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए, ये यहाँ पे q की पावर 1 है, ऊपर q कंबाइन कर रहा हूँ, याद देगा 1 प्लस q/p माइनस क्यू, नीचे वाले में कोई चीज चेंज नहीं होगी, वो सेम एज इट इज रहेगा। ऊपर देखें तो ये q की पावर में फिर एलसीएम आ गया, वो p माइनस क्यू, यानी कि मैं सिर्फ इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। याद देगा p माइनस क्यू प्लस क्यू, नीचे मैंने बताया कोई चीज चेंज नहीं होगी, वो सेम एज इट इज रहेगी। उसको ऊपर वाले का फायदा हुआ, q से q कैंसल, तो ये बन गया q की पावर p/p माइनस क्यू, नीचे आ गया p की पावर q/p माइनस क्यू। आप देखें दोनों का डिनोमिनेटर p माइनस क्यू पावर्स का, यानी q की पावर p की पावर q, और इन दोनों की होल पावर प्लस 1/p माइनस क्यू है। और आप नेक्स्ट देखें, इसको हम राइट कर सकते हैं q की पावर p डिवाइडेड बाय p की पावर q होल पावर 1/p माइनस क्यू, और ये हमारे पास आ गई एन p प्लस क्यू टर्म। देख लें, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी और वो हमारा प्रूव हो गया। सो लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, और इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, कहता है इफ ए 2a+2 3a+3 are in GP geometric progression, then find the फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म के लिए हमें a1 r की पावर 4 बनेगा, मतलब r चाहिए होगा और हमें a1 चाहिए होगा। अगर मैं r की बात करता हूं तो वो r क्या होता था, सेकेंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू, और दूसरा निकालते हैं तो वो भी 3a+3/2a+2। हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं और यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2a+3, ये बल्कि 2a+2 है, यहाँ पे सेकेंड वैल्यू है ना जी। फिर 2a+2 मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू a × 3a+3। तो इसमें देखिए नेक्स्ट, इन दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं और इन दोनों से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, और इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं। दोनों से 2 कॉमन लिया तो a+1, इधर भी 2 कॉमन लिया तो ऑटोमेटिकली ये भी a+1, इन दोनों में से 3 कॉमन लिया तो ये भी a+1। इसका फायदा ये हुआ कि ये वाला इससे 1 टाइम कैंसिल कर लेते हैं, 2 2 जार 4 इंटू a+1 इज इक्वल टू 3a। तो ये आपके पास आ गया 4a+4 इज इक्वल टू 3a, 4a माइनस 3a इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ a जो है वो -4 आ गई। अब अगर मैं a1 की बात करता हूँ, यहाँ पर जो मेरे पास गिवन था, वो जो a1 है वो तो a ही है ना, तो इसका मतलब जो a1 इज इक्वल टू a था वो -4 आ गया, फर्स्ट टर्म भी -4 आ गई। और अगर मैं जनरली r की बात करता हूँ तो वो मेरे पास था सेकेंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू, तो यहाँ से r निकाल लेते हैं, वो है 2a+2 डिवाइडेड बाय a। इसमें r कैसे निकलेगा जी, a की वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू -4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय -4, तो r इज इक्वल टू -8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय -4, -6 डिवाइडेड बाय -4, तो r की वैल्यू आ गई 3/2।
A1 भी फाइंड हो गया, R भी फाइंड हो गया। मुझे निकालनी थी फिफ्थ टर्म। A5 इज इक्वल टू A1 R की पावर 4, A1 की वैल्यू -4, R की वैल्यू 3/2 होल पावर 4, यह आ गया -4 इंटू 3 की पावर 4 81, 2 की पावर 4 16, तो कटिंग होगी 4 4 जार 16। तो जो मेरे पास फिफ्थ टर्म आई वो आ गई -81 डिवाइड बाय 4। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया और साथ ही आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।